जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। भैया, आज की क्लास से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि सीएफएस का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसमें, क्योंकि 2 से 3 क्लास में ये टॉपिक आराम से कवर हो सकता है। और मैंने ना इसकी शॉर्ट की पकड़ ली है कि बच्चों को कैसे सिखानी है, क्योंकि पहले ना मेरे को भी 6 से 7 क्लासेस लग जाती थी, आज से 2-3 साल पहले। तो टेंशन मत लेना, 2 से 3 क्लास 4 लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्लास मैंडेटरी नहीं है कि 4 ही लगनी चाहिए, 2 ही लगनी चाहिए। बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, फ्लो फ्लो में। भैया, एक और चीज है, इस पे जो मैं नोट्स यूज कर रहा हूँ ना, वो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी करे हुए हैं। जब मैं फास्ट ट्रैक बैच को रिवीजन करा रहा था ना, तो उसके नोट्स हैं ये। ठीक है, तो वो वही नोट्स मैं इसमें कॉपी करूंगा। भैया ऐसा क्यों, आप लिखवा क्यों नहीं रहे? मैं इसमें नोट्स लिखवाऊंगा भी, बट इससे ना अपने को एक आइडिया मिल जाएगा और थोड़ी सी टाइम सेविंग होगी मेरे साइड से। तो इसीलिए बस आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं नोट करने के लिए बोलूँ वो बस आपको नोट करना है। भैया वो बात सब ठीक है, एक बात बताओ, सीएफएस के बारे में आपने सुना बहुत है कि हो हल्ला बहुत है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है, आता नहीं है। भैया, टफ का तो पता नहीं, बट इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको हल्का सा भी याद हो, तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको 4 चीजें बताई थी। क्या क्या? भैया, बैलेंस शीट, एसपीएल, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो उसका चौथा है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है। एज वेल एज, अगर आप थोड़ा सा जरा सर्च करोगे थ्योरेटिकल में, तो आपका जो चैप्टर बुक का नाम है एनालिसिस, एनालिसिस में आपके 4 टूल्स हैं: कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियोज एंड सीएफएस। तो भैया ये आपको एनालिस करने के भी काम आता है कि आप एनालाइज भी कर सकते हो। वैसे मैं आपसे एक बात कहूं, सीएफएस को बनाने के पीछे जो मेन मुद्दा रहा था वो एनालिसिस नहीं रहा था कभी भी। वो क्या रहा था कि कैश की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना था। क्या 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 कंट्रोल करना था भैया, बताओ जरा। सुनो, साइड में आते हैं जरा। भैया होता क्या था, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत ज्यादा। भैया ये बात ना हमारे एमसीए को भी पता था। एमसीए यानी कि क्या है? एमसीए की फुल फॉर्म क्या है, पहले तुम लोग मुझे बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैंने हर बार बोलता हूँ कि मैंने एक वीडियो में सच में बोल दिया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेयर्स। भैया, म्युनिसिपल नहीं है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि जो हर कंपनी को सुपरवाइज करती है, देखती है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो एमसी को भी पता था कि हमारे कंपनीज एक्ट में काफी होल्स, लूप होल्स हैं। और उस लूप होल्स की वजह से एक चीज बहुत ज्यादा हो रही है, दैट इज फ्रॉड। ये फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और ये फ्रॉड करना सबसे ज्यादा आसान था कहां पर? कैश ट्रांजेक्शन में। भैया मैं आपसे सिंपल कहूं, कोई भी ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन अगर बैंक से रूट हो रही है, नेट बैंकिंग से रूट हो रही है, चेक के थ्रू इंट्रोस हो रही है, तो वहां पर फ्रॉड के चांसेस फिर भी कम रहते हैं, फिर भी थोड़े कम रहते हैं। बट जहां पर प्योर कैश ट्रांजेक्शन होती है, वह फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एमसीए ने क्या दिमाग लगाया कि उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करा सिस्टम कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इससे क्या होने लग गया कि भैया कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी कि कैश के आने और जाने को हम क्रॉस चेक करने लग गए। भैया क्रॉस चेक क्यों करना है? क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया हम 2 अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं हम लोग कैश अकाउंट, और अभी-अभी आपने मेरे से एक चीज़ सीखी भी है, बताओ, कैश बुक। दोनों में आप क्या लिखते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर कैश ट्रांज़ैक्शन लिखते हैं। बच्चों मैं एक बात बोलूँ, जो आप कैश अकाउंट कैसे बनाते थे? ऐसे हम टी शेप में बनाते थे ना, ऐसे मतलब ऐसा बनाते थे कुछ ऐसा, या आप बनाते थे कैश अकाउंट या कैश बुक। और इसमें आप बहुत सारे यहाँ पर आप लिखते थे इनफ्लो, यानी कि जो पैसा आता था वो इधर लिखते थे, और आउटफ्लो को इधर लिखते थे। फॉर श्योर मैं इसी पे पूरा का पूरा काम करूंगा, पूरे सीएफएस में मैं इसी पे काम करूंगा। बट इसमें जितने भी इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होंगे, उनको मैं 3 कैटेगरी में बांटूंगा। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में बांटूंगा, और मैं नहीं बताने वाला हूं कि वो कौन सी 3 कैटेगरी है। अभी तो बस मैं जस्ट दे रहा हूं कि सीएफएस है क्या। इन 3 कैटेगरी में बांटूंगा, और क्या होगा इससे, मेरा पूरा का पूरा कैश अकाउंट पूरा का पूरा दोबारा से टैली हो जाएगा। भैया दोबारा बताओ, सुनो। भैया जो कैश अकाउंट है या फिर कैश बुक है, वो पूरे साल बनती है। पूरे साल का मतलब, भैया अगर आज आपने कोई कैश ट्रांजैक्शन करी है, लेट्स से पीसीसी लिमिटेड में आज 10,000 बच्चों ने एडमिशन लिया, 2,000 बच्चों ने एडमिशन लिया, और मेरे पास 10,000 रुपए आए। वो 10,000 रुपए जैसे ही आए, तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी ना कि भैया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि मेरी सेल हुई है 10,000 रुपए की। तो भैया कैश बुक में तो एंट्री हो गई, कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया ना आपका। अब मान लीजिए कल फिर बच्चे आ गए, तो कल भी एंट्री होगी। अब मान लीजिए इसमें से 2 बच्चों ने अपना रिफंड मांग लिया, तो टू कैश करके मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मुझे ना इस लैपटॉप की पेमेंट करनी थी, तो मैंने एंट्री करी लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भैया एक बात बताओ, जब आप कैश की एंट्रीज हर बार कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, तो कैश अकाउंट भी तो हर दिन बन रहा होगा। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो ये आपका कैश अकाउंट है, ये थ्रू आउट द ईयर बनता है, पूरे साल बनता है। फिर साल के लास्ट में आप क्या बनाना शुरू करते हो? अपने एफएस। एफएस यानी कि बैलेंस शीट, एसओपीएल, नोट्स टू अकाउंट एंड सीएफएस। यानी कि ये साल के लास्ट में बनता है, 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर को। अब होगा क्या, इस लास्ट डेट पे आप जब सीएफएस बनाओगे, तो आपकी नजर कैश अकाउंट पे नहीं होगी। आपकी नजर कैश अकाउंट पे नहीं होगी, सिर्फ आपकी नजर होगी कैश अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस पे। किस पे? कैश अकाउंट पे जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है ना, सिर्फ इस पे नजर होगी। और जब आप सीएफएस बनाओगे,
तो आप सारे कैश ट्रांजैक्शन को इसमें लिखोगे ज़रूर, बट वो इन्फॉर्मेशन आप कहीं और से उठाओगे। कहाँ से उठाओगे? भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाओगे, कोई अलग इन्फॉर्मेशन मिली हुई है बैंक शीट से उठाओगे, उन सब चीज़ों से उठा-उठा कर आप डालोगे और आप देखोगे कि जो आपका सीएफएस का एंड रिजल्ट है, वो यहाँ से टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लीजिए यहाँ पर 20,000 पड़ा हुआ था, तो सीएफएस का भी जो मेरा एंड बैलेंस होगा वो कितना होना चाहिए? 20,000 ही होना चाहिए। इस तरीके से मैं यहाँ क्रॉस चेक कर लूँगा। मीन्स अगर मेरी यहाँ पर कैश में कोई भी गलती या फ्रॉड हुई है, तो भैया वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ट्रेस हो जाएगी, यहाँ पर ट्रेस हो जाएगी। वैसे तो मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैंने खुद सीएफएस बहुत सारी कंपनियों के बनाए हुए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में। भैया फ्रॉड तो यहाँ पर भी हम कवर कर सकते हैं। मैंने खुद देखा कि फ्रॉड तो आप यहाँ पे भी कवर कर सकते हो। बिकॉज़ देखो सिंपल ना एक रूल बताता हूँ। भैया एक रूल ना आपको सुना भी होगा आपने, कानून ना वहीं टूटते हैं जहाँ पर बनते हैं। तो बस याद रखना लॉ बना है तो लॉ टूटेगा भी, पक्की बात है, पक्का तोड़ने वाले ज़रूर होते हैं। तो फ्रॉड यहाँ पर भी हो जाते हैं, बस मैं आपको जस्ट दे रहा था। भैया एक बात बताओ, अपने को बनाना क्या है? अब आ जाओ, हमने सारी बातें कर ली, हमें बनाना क्या है? मैंने कहा ये देखो, आपको कोई ज़्यादा चीज़ें थोड़ी बनानी है, ना आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी। आपको सिर्फ ये बनाना है। ये पूरी स्टेटमेंट दिख रही है आपको? ये ऊपर से लेकर नीचे तक बनानी है, पूरी की पूरी, पक्का। ये आपको पूरा बनाना है। पूरा पूरा का पूरा ऐसा बनाते चले जाना है, वहाँ से लेकर लास्ट तक आपको पूरा का पूरा ये बनाना है। ये तो बहुत टफ काम हो जाएगा। जी, टफ काम तो है पर अपने को बनाना है, अपने को बनाना है। अब एक और बात सुनना, भैया होता क्या था, आज से 2-3 साल पहले, यानी कि कोविड से मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब आपका पेपर लेंथी आता था, यानी कि 8 नंबर और 9 नंबर तक के 10 नंबर तक के क्वेश्चन आते थे, तो उसमें ये पूरा का पूरा सीएफएस बनवाया जाता था। अब ये सीएफएस आपसे टुकड़ों में बनवाया जाता है। वो टुकड़े क्या हैं, 3 कैटेगरी क्या है, सारी बातें मैं धीरे-धीरे करूँगा। अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि मेरे को ये पूरा बनाना है, ठीक है? अच्छा, थोड़ा-सा ना इसमें पढ़ना शुरू करते हैं, अभी आपको उतारना कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इसीलिए मैं कुछ उतारने को बोल भी नहीं रहा। मैं सीएफएस की डेफिनिशन से आपको उतरवाना शुरू करूँगा, बट एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों? इनडायरेक्ट मेथड, मतलब कोई डायरेक्ट मेथड भी होता होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, आएगा तो बताऊंगा। मैं भूल चुका हूँ, मैं रटा था कल रात को, मैं भूल गया हूँ, मैं बताऊंगा तुम्हें। भैया यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आज का वैसे मैं जो टारगेट लेके बैठा हूँ, वो मैं आपको यही बताने के लिए बैठा हूँ कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालते हैं। ठीक है भैया, इसके बाद हटाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है भैया, थोड़ा नीचे आते ना तो आपको दिखता कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भैया मींस मेरे में तो मैंने एक ही पेज लगाया था, अगर आपके पास बुक है तो कम ऑन आप उसको आगे पीछे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और लास्ट में आपका आंसर होगा। मींस पूरे कैश अकाउंट को मैं 3 तरीके से बाँट दूँगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और इन तीनों में बाँटकर मैं अपना-अपना काम करूँगा। अब ये बाँटना कैसे है, कैसे करना है, वो मैं सारी बातें बताऊँगा, बट आज के लिए आपको बस 2 बातें याद रखनी है कि भैया कैश अकाउंट जैसा ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है और दूसरा उसी को ट्रेस करना है कि भैया उसके बैलेंस आपके क्वांटिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यानी कि मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दूसरा, पूरे कैश अकाउंट को मैं 3 तरीके से बाँट दूँगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मैं आपसे कहूँ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एकदम कहते हैं ना बटर है, मतलब मक्खन है एकदम, बिल्कुल आसान। बट जो ये ऑपरेटिंग है ना, ये थोड़ा-सा टिपिकल है। ये लगा लो कि थोड़ा-सा स्पाइसी है, तो ये थोड़ा-सा ना आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई बात नहीं, इसको हम बिल्कुल टुकड़ों में करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, आप लोग एक काम करो मेरे संग। भैया क्या काम करें बताओ? तो मैंने यहाँ फॉर श्योर कैश फ्लो की स्टेटमेंट नहीं लिखवाई हुई है। आप एक काम करें, सबसे पहले सीएफएस की एडमिशन लिखें, ओह! डेफिनिशन लिखें, एडमिशन कह रहा हूँ। सीएफएस हेडिंग डालो और यहाँ पर लिखो कि व्हाट इज़ सीएफएस? तो यहाँ लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट which shows inflow and outflow of cash transaction, ब्रैकेट में लिखो इक्विवेलेंट टू कैश ड्यूरिंग द ईयर। CFS is a statement which shows inflow and outflow of cash transaction या फिर equivalent, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है मेरे को, ड्यूरिंग द ईयर। इस पूरे साल में हमारा कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ वो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, पूरे साल का बनाते हैं, ठीक है, पूरे साल का। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब पता है यहाँ पर क्या होता है? ड्यूरिंग द CY यानी कि करंट ईयर।
करंट ईयर का, ठीक है? करंट ईयर का बनाते हैं हर बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर का तो ऑलरेडी बन चुका होगा ना जब एफएस बनाए होंगे, तो करंट ईयर का बनाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2022 गया है अभी-अभी। मैं आपसे पूछूँ कि ये गया है, तो भैया मैं जो सीएफएस बनाऊँगा वो मैं इसी साल का बनाऊँगा। तो इस पूरे साल का यानी कि कहाँ से कहाँ तक 1/4/21 से लेकर 31/3/22 तक जो भी ट्रांज़ैक्शन हुई है, मैं 1 दिन बैठूँगा, पर 1 दिन कब बैठूँगा? ऑब्वियसली मार्च के बाद, यानी कि अप्रैल मई में बनाते हैं वैसे बेसिकली हम एफएस पूरे अप्रैल तक बना लेते हैं। तो मान लो कि अप्रैल 22 तक मैं इस पूरे को बैठ के बनाऊँगा, जो भी इस बीच में इनफ्लो या आउटफ्लो में है। इनफ्लो का मतलब याद रखना पैसा आना, आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। ये तो अब नॉर्मल सी बात है, शायद इतना पता होगा आपको, तो इसमें कोई दिक्कत है होनी नहीं चाहिए। भैया सबसे पहली ब पता है सबसे बड़ी बात क्या है इस चैप्टर की? ये देख रहे हो? ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये? मतलब सीएफएस और फिर लिखा हुआ है मैंने एएस 3, एएस यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। भैया एक इकलौता एएस है जो 12th से पढ़ाया जाता है, बाकी आपको कोई और एएस नहीं पढ़ाया जाता। बस आप अपनी बुक स्क्रॉल करोगे तो हो सकता है तुम्हें 2-3 एएस के रेफरेंस दे रखे हैं, बट यहाँ पर एएस 3 मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको पूरा पढ़ाया जाता है, बट हाँ, एटलीस्ट 90% पोर्शन आपको यहाँ पर पढ़ा देते हैं हम लोग एएस में ही, ठीक है? अब है क्या, कंपनीज एक्ट ने वैसे तो कई कंपनीज को ये बोला हुआ है आपको बनाना भी नहीं है, आपको सीएफएस भी नहीं बनाना। कुछ लोगों को उन्होंने एग्जेम्प्ट करा हुआ है कि आपको नहीं बनाना, बट वो एग्जेम्पशन का पार्ट भी हमारे केस में नहीं है, हमारे मतलब सिलेबस में नहीं है। तो अपने को क्या जानना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखिए, सीएफएस के नीचे प्लीज ये लिख के रखो कि एएस 3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस इतना लिख के रखो, सीएफ एएस 3 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, खत्म। इतना लिख के रखो और उसके नीचे आप इसी तरीके से बनाओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बनाइए, यहां पर लिख के रखो मेथड। मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, एन ए का मतलब नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मींस नॉट इन सिलेबस। जो कह रहा था ना याद नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो सिलेबस में ही नहीं है बच्चों। बट मैं आपसे कहूँ डायरेक्ट मेथड बहुत ईज़ी है, कंपेयर टू इनडायरेक्ट बहुत ईज़ी है डायरेक्ट मेथड। बट डायरेक्ट मेथड आप पता है कहाँ पढ़ोगे? ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में आई बिलीव पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है? उससे पहले तो कहीं नहीं मैं आने वाला। वो है यहाँ तक। भैया और कुछ उतारना है? ना, 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 सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उतारना है, मैं बाकी चीज़ आपको करवा दूँगा। मैं बाकी चीज़ आपको करवा दूँगा। चलिए, भैया आपने इनडायरेक्ट लिख लिया है ना, उसके नीचे प्लीज़ आप यहाँ से लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं ना एक बार एक रिदम बना लेता हूँ कि मेरे को कहाँ लिखना है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनना, सबसे पहली कैटेगरी हमारी शुरू हो रही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चों प्लीज आपके मन में हो सकता है बहुत डाउट हो कि इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें तो ऑपरेटिंग भी नहीं पता। सारे डाउट अगर एंड तक नहीं क्लियर हुए तो मेरी गलती होगी, बट अभी अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आपकी गलती है। तो प्लीज बस आपको मेरी बातों पे फोकस रखना है, ठीक है? इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम CFOA यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है? यूज मत करना कहीं, बस अपने लिए हम लिखेंगे, ठीक है? इसके मैं 4 पार्ट करता हूं आपके लिए। पार्ट फर्स्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। भैया उतार लो मेरे संग इसको, एक काम करो, आप मेरे संग इसको प्लीज उतार लो क्योंकि इसमें मैं कुछ समझा नहीं रहा अभी। सेकंड स्टेज क्या होगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज विच इज इक्वल्स टू CFOA। यही हमारा CFOA बनता है। कम ऑन, पहले इस 3 स्टेज को उतारो फिर मैं बताता हूं कि मैं बताना क्या चाहता हूं। डन? जैसे हो जाए मुझे बताना।
चलिए, अब सुनना मेरी बात। भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ना मैं अगर आपको ये आज अगर ये 3 चीज़ बता पाया, तो दैट मीन्स मेरा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। सीएफएस मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। भैया कौन-कौन सी 3 चीज़ें? पहली, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तीसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज, जिसको सीएफओए ही कहते हैं। यानी कि सीएफओए का मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यही बोलते हैं। भैया ये सब ठीक है, बट आपको नहीं लगता कि आपने हमें ये बताया ही नहीं कि अभी इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है और क्या है? मैंने कहा बच्चों मैं बता भी नहीं रहा। आपको ये कॉपी ज़रूर करना है, बट प्लीज़ आप अभी मत करना। आप अभी मत करना, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं बता दूँगा, अभी आप मेरे संग समझना, आप जगह छोड़ देना भले ही, ठीक है? देखो, ये तीनों एक्टिविटीज़ को मैंने यहाँ 3 तरीके से शो करा हुआ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं आपकी। आज मैं अगर इस पे ही रुक जाऊँ, तो मेरा काम बन जाएगा। अब सुनना ऑपरेटिंग है क्या? भैया मैंने क्या लिखा? कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल एक्टिविटीज। भैया सुनो, सबसे पहली बात, यहां पर मैं बैंक नहीं भी लिखता तो चल जाता, बट बैंक भी लिखना था मुझे। एक बात बताओ, जब मैं आपको बैलेंस शीट करा रहा था तो मैंने वहां पर एक वर्ड लिखा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसका मतलब क्या था? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। चलो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इग्नोर मारो, बट भैया इन दो को तो लेना ही है, कैश इन हैंड को और एट बैंक को, ये आपका कैश ही माना जाएगा। क्योंकि एक बात बताओ, आपको बैंक से कैश निकालने में कितना टाइम लगेगा? आपके पास एटीएम है, आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं आप लोग। जब भी आपके पास एटीएम है, नेट बैंकिंग है, आप बहुत जल्दी पैसा निकाल सकते हो। तो भैया इसको कैश इक्विवेलेंट्स के ही इक्वल लिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ दोनों चीज़ें। क्या लिखा मैंने? कैश एंड बैंक ट्रांज़ैक्शन ऑफ। अच्छा पता है आप एक बात देखोगे, यहाँ पर तीनों में मैंने यही लिखा है, कैश एंड बैंक ट्रांज़ैक्शन, कैश एंड बैंक ट्रांज़ैक्शन। बस इसके आगे की वर्डिंग चेंज है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बिज़नेस प्रिंसिपल एक्टिविटीज़, यहाँ पर लिखा है रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लिखा है भैया बोरिंग से रिलेटेड है, उसको मारो गोली। एक बात बताओ, बिज़नेस प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ का मतलब आप लोग कुछ समझ पा रहे हो कि क्या है? वो कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्या है बिज़नेस प्रिंसिपल एक्टिविटीज़? जी। भैया रिलेटिंग तो बहुत चीज़ें हो सकती है ना, क्या है? मीन्स मैं ये कहूँ कि हमारा जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो धंधा क्या है? मीन्स सुनना, ध्यान से सुनना। पीसीसी लिमिटेड मान लो कि फुल टाइम टीचिंग में है। वो टीच पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को, सिर्फ 10th, 11th, 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब एक बात बताओ, हमारी जो इनकम का मेन सोर्स है वो क्या है? टीचिंग, यानी कि बच्चे आते हैं, फीस देते हैं और वो करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि भैया पीसीसी लिमिटेड तो माइनिंग का काम करती है, खुदाई करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, तो आप बोलोगे गलत काम है ना ये तो, क्योंकि पीसीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड किस नाम से है? इंस्टीट्यूट के नाम से। तो इंस्टीट्यूट के नाम से रजिस्टर्ड है, तो मीन्स इनका जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, वो क्या होगा? हमेशा बच्चों को पढ़ाना। अब मैं आपसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने बोला अडानी गैस लिमिटेड, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कि भैया जो अडानी गैस लिमिटेड है, वो क्या काम करती होगी? गैस का काम करती होगी। तो भैया इस धंधे का जो मेन बिज़नेस आएगा, मेन रेवेन्यू आएगा, वो कहाँ से आएगा? गैस को बनाने से आएगा या फिर गैस को बेचने से आएगा। या तो बना के बेचती होगी या फिर कहीं से लेकर बेचती होगी। मेन सिंपल है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सिर्फ ये मतलब है कि एक धंधे का सबसे मेन काम क्या है? इस धंधे का सबसे मेन काम क्या है? वो क्या हो जाएगा? मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपल है। भैया और कुछ एग्ज़ाम्पल्स दो। एक बात बताओ, आप किसी मॉल में गए होगे, ठीक है? मॉल को इस पूरे मॉल का मैं आपसे कहता हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है? रेंट। ध्यान से सुनना, अब मैं दुकानों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे मॉल की बात कर रहा हूँ। मान लो कि मैंने ना पीसीसी मॉल खोला, एक पूरा का पूरा मॉल खोला, उसमें मैंने 10 दुकानें रखी। अब उस 10 दुकानों को मैंने रेंट पे दे दिया लोगों को। अरे वो दुकान चले या ना चले, मेरे लिए मेन इनकम क्या है? रेंट। मेरे लिए मेन इनकम क्या है? रेंट। वहाँ पर भैया पीसीसी मॉल की जो मेन इनकम होगी वो रेंट से होगी। चलो, अब एक बात बताओ, वहाँ पर एक क्लोथिंग हाउस खुला, नाइकी लिमिटेड, नाइकी एक शोरूम खुला वहाँ पर। अब एक बात बताओ, नाइक का मेन क्या होगा वहाँ पर प्रिंसिपल बिज़नेस? भैया कपड़े बेचना, और कपड़े बेचकर जो वो कमा रही है वो उसका प्रिंसिपल एक्टिविटी होगा, खत्म कहानी। अब लास्ट पूछ रहा हूँ, ध्यान से बताना। आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसका मेन रेवेन्यू कहाँ से आता होगा? इंटरेस्ट। भैया जो ये लोन वोन देती है, इस पे इंटरेस्ट कमाती होगी ये। भैया पक्की बात है ना, तभी तो ये चल रही है। ये जो लोन देती है, लोगों को उधार देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, इस पे जो इनको लोन मिल रहा है या फिर जो चार्जेस मिल रहे हैं वो इनकी इनकम है। तो इनका जो मेन धंधा है वो क्या है? लोगों को लोन देना और लोगों से पैसे लेना। पक्की बात है, लोगों को लोन देना और उनसे इंटरेस्ट लेना, ये इनका मेन काम है। भैया आपसे मैं एक बात बोलूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के पीछे आपको दिमाग नहीं लगाना, जितना आपको मैंने लगवा दिया। आपको क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है। वैसे सिंपल मैं कहूँ, किसी भी चीज़ को बेचना, मीन्स मान लीजिए ये पेन है, इसको बेचना मेरा काम है, तो इसको बेचना और सेल करना ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग काम हो जाएगा। इसको ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, खत्म। तो आपको दिमाग इतना नहीं लगाना, बट फिर भी मैंने आपको एक जस्ट दे दिया, ठीक है? तो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ बिज़नेस प्रिंसिपल एक्टिविटीज़, जैसे कि सेल, परचेज़, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। भैया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जैसे ये पेन बनाने में जो खर्चा आया है,
वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मेरा ऑपरेटिंग ही तो होगा, खत्म कहानी ना। भैया ये पेन बनाऊँगा कैसे मैं? अगर इसको मेरे को बनाकर बेचना है, तो बनाने में जो खर्चा होगा वो मेरा क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगी। भैया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में क्या-क्या आता है ज़रा बताओ? वेजेस, सैलरी और बताओ? भैया मान लीजिए मैं किसी को कमीशन दे रहा हूँ, और ये कमीशन किसको देनी होनी होगी? मान लो किसी से जिससे मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ ना, उसको मैं कमीशन दे रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी भैया। कैरेज, कैरेज समझते हो ना? भाड़ा, इनवर्ड या आउटवर्ड जो भी कह लो, बट यहाँ पर मैं इनवर्ड ही लूँगा ज़्यादातर। तो ये सारा क्या होगा? मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप मेरे संग बस एक लाइन में सुन लो। इतने सारे एग्ज़ाम्पल लिए, सिर्फ़ एक बात, जिस चीज़ से हमारा धंधा चल रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सिंपल मतलब क्या है? जो हमारा प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, या फिर बिज़नेस जनरेटिंग एक्टिविटी, जिससे हमारा बिज़नेस जनरेट हो रहा है, वो क्या होगा? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। खत्म कहानी। आप एक तरीके से ये भी याद रख सकते हो कि हम ऑपरेट कर क्यों रहे हैं? पीसीसी लिमिटेड ऑपरेट कर क्यों रही थी? बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो भैया उनका ऑपरेटिंग बिज़नेस फिर क्या रहेगा? बच्चों को पढ़ाना ही रहेगा। है नहीं है मेरी बात पूरी की पूरी? भैया और कुछ बताना है आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं बताना। अभी है ना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन्स पे भी ले जाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं अपने उस पे आता हूँ। भैया अब ना इस पे लग जाते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं, वो आपको बताना शुरू करता हूँ मैं धीरे-धीरे। आप लोगों ने ये उतार लिया ना सामने? ठीक, ये उतार लिया ना आप लोगों ने, ठीक है? एक काम करें आप लोग कम से कम ना 4-5 पन्ने की वो लाइन छोड़ दें, मतलब 5-6 पन्ने छोड़ दें, क्योंकि ये मैं आपको उतरवाऊँगा, बट बाद में। अभी आप 5-6 पन्नों के मतलब लाइन छोड़ के तब उतारना, जो वो आपको उतारने के लिए मैं बोलूँ। और वो जो आपको उतारना है वो यहाँ से है। अ अ अ, चलिए कहाँ गया? जी। भैया यहाँ आपको पॉइंट्स और पे ध्यान नहीं देना, आपको फर्स्ट लिखना है यहाँ पर, ये लो मैंने मिटा भी दिया। ठीक है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पर मैंने आफ्टर लिखा हुआ है, वैसे बिफोर होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जल्दी से 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हुँ, इसको बिफोर कर लेना। ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। भैया आपने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। भैया ईओ को अभी लात मारो, इसको अभी नहीं समझ सकते हम लोग। अभी हम ये समझते हैं कि बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं। ये जिन्होंने मेरे संग रेशियो करा है ना, उनको पता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, आपको एसपीएल पता है या नहीं पता? एसपीएल तो पता है ना आपको? भैया एसपीएल यानी कि वहाँ पर 2 चीज़ें लिखी रहती है। ज़रा बताओ मुझे, वहाँ इनकम में क्या-क्या चीज़ें होती है? 2 चीज़ें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसके नीचे क्या लिखा रहता है? अदर इनकम। बस यहीं तक सुनना। भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। मुझे एक और चीज़ जल्दी से बताना, बैलेंस शीट में सरप्लस को कहाँ शो करा जाता है? बैलेंस शीट को। शेयर होल्डर फंड में कहाँ पर? रिजर्व एंड सरप्लस में। भैया 2 चीज़ें क्लियर कर दो। सबसे पहले आपको क्या दे रखी होती है? रेवेन्यू कहाँ का बताया होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। दोनों को अभी गोली मारो अभी के लिए। बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट कहाँ शो करा जाता है? भैया रिजर्व एंड सरप्लस में, किस नाम से? भैया या तो बैलेंस इन एसपीएल के नाम से शो कर दिया जाता है, या फिर क्या सीधा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस के नाम से शो कर दिया जाता है। एक बात बताओ, 1 साल का शो करा जाता है, 2 साल का? 2 साल का। यानी कि करंट ईयर और एज़ वेल एज़ प्रीवियस ईयर दोनों का शो करा जाता है, पक्की बात है। अब आपको क्या करना है, जब-जब आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, पहले सुन लो, नेट प्रॉफिट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर 2 साल का यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों साल का क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस। क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस। यानी कि डिफरेंस कैसे लोगे? सीवाई माइनस पीवाई। क्या लिखा मतलब मैंने ये? करंट ईयर में से आप प्रीवियस ईयर को माइनस करोगे, तब आपका क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। बट ये आफ्टर टैक्स है। भैया एक बात बताओ, सही से सोच के बताना, एसपीएल से जब आप प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो बैलेंस शीट में, टैक्स तो काट के ही करते हो भैया, क्योंकि पहले वहां पर आता है पीबीटी, फिर आप वहां पर लिखते हो टैक्स, और फिर क्या आता है? पीएटी। पीबीटी का मतलब बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप टैक्स माइनस करते हो, फिर ये पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो भैया ये तो कट के ही आता है। तो अभी आपने लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या लिखा आपने? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, पैट निकाल लिया आपने। कैसे निकाला बच्चों? 1.5 लाख में से आपने 1 लाख माइनस करा। लेट से अब चलो मेरी तरफ देखो, मान लो 2022 का जो आपका नेट प्रॉफिट था 3 लाख रुपए था, और 2021 का 2 लाख रुपए था। बताना कितना होगा इस साल का? ये याद रखना 1 लाख रुपए। भैया ये क्यों करा रहे हो इतने छोटे-छोटे क्वेश्चन? ताकि तुम्हारा मेमोरी सेट हो जाए मेरे साथ-साथ। भैया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, नेट प्रॉफिट निकालने का पहला रूल, ठीक है? भैया उतरवा दो, अरे उतरवा दूँगा गधो, रुको। भैया यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? बिफोर टैक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्सेशन इसमें मैंने माइनस करा हुआ है। अब यहाँ पर सुनना, मेरा ना लॉजिक क्या है? यहाँ पर ना आपको टैक्स माइनस करके दिखा रखा है मैंने, ये मैं कुछ और कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ऐड बैक करूँगा अभी। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मैंने ना यहाँ अच्छा ये ठीक है, ये 11 बी से लिंक हो रखा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ये पीछे से कुछ लिंक हो रखा है, आपको नहीं सुनना कि अभी क्या है। अभी यहाँ पर समझो कि आपने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट। अभी आपने सिर्फ नेट प्रॉफिट निकाला है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। अब मेरी बात कुछ ध्यान से सुनना। भैया आपने एक नाम सुना है, जीआर, मतलब जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कहां से बनता है गधो? तो जनरल रिजर्व बनाते कहां से हो, मुझे ये बताओ। या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है। तो कभी भी याद रखना, अगर आपकी बैलेंस शीट में सीएफएस में आपको नेट प्रॉफिट के नाम पर मान लो रिजर्व एंड सरप्लस में मिला हुआ है कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिला हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिला हुआ है, लेट्स से 2021 और यहां मैं लिख रहा हूं 2022। कितना लिया था मैंने अभी, यहां मान लो 2 लाख और यहां 3 लाख, ठीक है। भैया मान लो यहाँ पर जनरल रिजर्व भी दे रखा है, और जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, यहाँ 50,000 और मैं बोल रहा हूँ यहाँ 70,000 दे रखा है। तो मीन्स इतना दिमाग लगा लेना कि भैया जो करंट ईयर का प्रॉफिट है तो वो तो फॉर श्योर आपने बोला 1 लाख है, क्योंकि भैया 3 में से आपने 2 माइनस करा होगा तो 1 लाख ही आया होगा। बट ये जो 20,000 बढ़ा है, ये कहाँ से बढ़ा होगा? तो ये करंट ईयर के प्रॉफिट से ही बढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व में जितना भी डिफरेंस बढ़ा है, वो पूरा का पूरा ले लो। जनरल रिजर्व का भी क्या ले लेना है आपको, डिफरेंस पूरा का पूरा ले लेना है। भैया मैं अपनी बातों को रैप अप करता हूँ। भैया आपको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दोनों साल का डिफरेंस लेना है। अगर दोनों साल का डिफरेंस नहीं दे रखा तो करंट ईयर को पकड़ लो, सीधा सीधा खत्म कहानी। भैया दूसरा मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर कोई जनरल रिजर्व बनाए, मान लो कि यहाँ पर पूरा 50,000 नहीं था, 1 रुपए था, तो कितना ऐड करता बताना मुझे यहाँ पर, पूरे 70,000 रुपए, पूरे 70,000 रुपए। पर अगर यहाँ पर जितना भी इंक्रीज हो रहा है वो आपको पूरा का पूरा ऐड करना हो पड़ेगा। भाई पक्की बात है, जितना भी इंक्रीज हो रहा होगा वो पूरा का पूरा ऐड करना पड़ेगा। भैया डिक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज हो रहा होगा तो उसकी बात बाद में करेंगे, बट आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। फॉर श्योर जनरल रिजर्व हमेशा इंक्रीज करने की सोचो, डिक्रीज कभी नहीं होता, ठीक है। जब आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो जनरल रिजर्व कभी भी आपका इंक्रीज होगा, ओ डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा, क्योंकि आप जनरल रिजर्व ज्यादा बनाओगे ना, जितना प्रॉफिट उतना ज्यादा। पहली चीज आपकी क्लियर हुई भैया। अब ना इस मुद्दे पे आते हैं, बिफोर टैक्स अभी बाकी है, वो अभी मैं बता दूंगा। आप ईओ आइटम समझो, ईओ। भैया नोटिंग कहाँ कर रहा था मैं, ओके यही करते हैं। कहीं लिखवाया है मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में, जी ये लिखवाया हुआ है मैंने। भैया पहले ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नेट प्रॉफिट के लिए लिख लो, पहले एक काम करो, नेट प्रॉफिट के लिए जल्दी से लिखो। नेट प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर माइनस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये आपने करा माइनस, प्लस एडिशन इन जनरलिज्म, यहां ब्रैकेट में लिख के रखना इफ एनी। ये जो प्रेजेंटेशन होगी वो मैं बता दूंगा, अभी तो मैं बस याद रखने के लिए करवा रहा हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए नीचे लिखना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मीन्स इनकम एंड एक्सपेंसेस which are not ordinary nature of transaction। एक मिनट इसमें एक चीज रोजाना, मीन्स इनकम एंड एक्सपेंसेस which are not ordinary nature, which are not ordinary nature of transaction, सही है, transaction means income and expense derived from non ordinary incidents। ये भी ब्रैकेट में लिख के रखो ताकि एक अच्छा वो देगा आपको, गूज बम्स देंगे कि ये आपको पता है, चल जाएगा, ठीक है। अभी आपने उतारा, अब पहले उतार लो, एक काम करो उतारो, इसको आप उतारो, फॉर्मेट। चलिए भैया ये मैंने लिखा जो आपने उतार लिया होगा। सुनो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है, देखो
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो वो इनकम के रूप में आएगी या फिर वो एक्सपेंस के रूप में आएगी। अब यहाँ पर सुनना, हुआ क्या, आपकी कंपनी में आग लग गई, आपकी कंपनी में आग लग गई और 50 लाख रुपए का आपको नुकसान हो गया। मींस आज ही कंसाइनमेंट आया था जो कि 50 लाख का था, पूरा का पूरा जल के तबाह हो गया। तो भैया ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, मींस ये नॉट ऑर्डिनरी नेचर है। एक बात बताओ, आपकी कंपनी में क्या हर दिन आग लगती रहती है क्या? नहीं ना। तो ये नॉट ऑर्डिनरी नेचर है। और मैंने क्या लिखवाया हुआ है, मींस इनकम एंड एक्सपेंस डिराइव्ड फ्रॉम नॉन ऑर्डिनरी इंसिडेंट्स, यानी कि जो एक्सपेंस भी डिराइव होंगे वो ऑर्डिनरी नेचर के नहीं है। देखो, ऑर्डिनरी नेचर क्या होता है, वेजेस, सैलरी, कमीशन, रेंट, ये सब आपका ऑर्डिनरी काम है, इंटरेस्ट पे करना। बट भैया आग लग गई कंपनी में, 50 लाख का नुकसान हो गया या फिर भले 2 लाख का हो गया, ये नॉट ऑर्डिनरी है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आएगी। भैया इनकम का बताइए। अब सुनो भैया, मान लीजिए आपके गोडाउन में आग लगी, 50 लाख का लॉस हुआ, बट इंश्योरेंस कंपनी ने, आपने क्या करा, सुनो चलो बताता हूँ, इसको पूरा इंसिडेंट बताता हूँ जो सच में होता है। भैया मान लीजिए जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 50 लाख का। एक बात बताओ, इस जले हुए मलबे को भी तो तुम बेच सकते हो। तो ये जले हुए मलबे को तुमने कबाड़ी वाले को बेचा तो पता है कितने रिकवर हो गए? लेट्स से, जिसको एक वर्ड कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ क्या वर्ड कहते हैं, स्क्रैप, याद रखना स्क्रैप। तो इस स्क्रैप को बेचा आपने, कितने मिल गए आपको, 2 लाख रुपए मिल गए। कितने? 2 लाख रुपए। और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दिया। क्लेम कितने का दिया? पूरे के पूरे 50 लाख का क्लेम मिल गया। मान लो आपने ना इसको सिक्योर करा रखा था, आपने इसका इंश्योरेंस ले रखा था। तो इंश्योरेंस भैया होता है ना, क्या कहते हैं, आप कराते हो इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर। आगे जाके आप पढ़ोगे कि आप इंश्योरेंस करा लेते हो कि भैया फायर से ना मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। जो बड़े-बड़े ऑफिसेज होते हैं ना, उन सब ने करा रखा होता है इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर। तो भैया 50 लाख का आपको वहां से क्लेम मिल गया। अब एक बात सोचो, 50 लाख के माल के जो लॉस हुआ था, उससे तुम्हें 50 लाख तो मिल ही गए, बट तुम्हें 2 लाख का तो यहाँ पर फायदा ही हुआ है ना। तुम्हें तो 2 लाख का फायदा ही हुआ। बट भैया वैसे तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत चालाक होती है, ये भी पकड़ लेती है, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ये 2 लाख रुपए क्या है बताना चाह रहा मेरे को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। याद रखना, इनकम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, ठीक है? और मान लो 4 लाख का लॉस हो गया होता, जैसे कि 50 लाख का आपका लॉस हुआ, पर यहाँ पर सिर्फ आपको 46 लाख रुपए मिले हैं। कितने लाख रुपए मिले? सिर्फ 46 लैक्स। तो ये जो 4 लाख रुपए हैं, ये क्या है आपका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है। देखेंगे इसका आगे क्या करना है। अभी ईओ का मतलब समझो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था क्या। ये आपने डेफिनेशन लिखी, सारी चीजें सीखी। यहाँ पर मैंने लिखा लॉस ऑफ स्टॉक। किस तरीके से हो सकता है? भैया मान लीजिए आग लग गई, मान लीजिए थेफ्ट हो गया। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई। अब आपको करना क्या है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं इसमें करना क्या चाहता हूँ। एक बात बताओ, कहाँ गया मेरा एग्जाम्पल, ये रहा कुछ मेरा एग्जाम्पल। यहाँ पर कितना निकाला था मैंने, 1,20। मान लो मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया, 1,20,000। भैया यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऐसा कुछ लिखवाया हुआ है ना। बिफोर टैक्स मैंने अभी नहीं बताया, आई रिमेंबर, ठीक है। बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या होगा, आप बस इस चीज को ध्यान से सुनना। इसमें आप प्लस कर दोगे जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगी बताओ जरा, एक्सपेंस कर दो, उसको आप प्लस करोगे और लेस करोगे आप अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को। भैया सही बात है ना, आप सोचो ध्यान से। भैया एक बात बताओ, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी घुसे हुए हैं। आपने क्या बोला, मैं सारे एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दूंगा, मैं हटा दूंगा। तो भैया ठीक है, उसको ऐड बैक कर दो और जितनी भी आपको इनकम मिली है उसको माइनस कर दो। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि 4 लाख रुपए का मेरे को लॉस हो गया क्योंकि मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 46 लाख रुपए दिए, तो मैंने जोड़ दिया क्योंकि ये खर्चे मेरे हर दिन नहीं होते भैया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हैं, इस साल हो गए अगले साल थोड़ी होंगे। ये रिकरिंग नेचर के नहीं है। रिकरिंग मतलब कि हर साल नहीं होते हैं। अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्या हो गई, मान लीजिए जो 2 लाख का मैंने स्क्रैप बेचा था, मैंने ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट आ जाएगा, मान लीजिए ये 1,20,000 है, 4 लाख ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5,20, 5,20 में से 2 माइनस करोगे तो ये आपका 3,20,000 रुपए आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये सही कह रहा हूं ना, मैंने टैक्स नहीं बोला अभी। नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मैंने सीधा यहाँ पर बोल दिया आपको। भैया प्लीज थोड़ा सा समराइज करते हैं, सुनो। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सी वाई माइनस पी वाई। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करंट और प्रीवियस का दे रखा है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, खत्म कहानी। भैया अगर कोई जर्नलिज्म में उतार चढ़ाव आ रहा है तो वो आपको एडजस्ट करना है। वैसे ज्यादातर चढ़ाव होगा, पड़ रहा होगा, तो उस बढ़े हुए पोर्शन को आपको ऐड कर देना है। तो क्या निकल के आएगा आपका नेट प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है सबको? नेट प्रॉफिट के बाद आपको क्या ध्यान देना है, वैसे तो टैक्सेशन पे देना है, पर मैं स्किप करके कहां आ चुका हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब सिंपल मेरे दिमाग में चल रहा है कि भैया ये इस साल हो गई, अगले साल नहीं होगी, और मैं चाहता भी नहीं हूं। आग लगवाना चाहते हो अपने ऑफिस में? नहीं ना। चोरी करवाना चाहते हो? नहीं ना। भैया आप चाहते हो कि आपका कोई वेंडर आपका माल लेके भग जाए? आप चाहते हो ऐसा? आप चाहते हो कि जो आपका माल कंसाइनमेंट जा रहा था उस एक्सीडेंट में जल जाए वो? कभी नहीं चाहोगे ना। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब सिंपल कुछ ऐसा समझो कि आप क्या हुआ कि, क्या बताऊं, मैं एग्जांपल देता हूं, सुनो, दिल पे मत लेना। मान लो आप अपनी ना किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए चॉकलेट लेके गए और वो आपने देखा कि वो किसी और से चॉकलेट ले रही है ऑलरेडी।
तो ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है ना। अब ये नहीं बोल सकते ना कि भैया ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी चीज़ है, उसके पास 2 चॉकलेट हो जाएगी। तुम्हारे संग तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है ना। मतलब पक्की बात है कुछ ऐसे ही हो रहा होगा, बाकी दिल पे मत लेना। सिंपल ये है कि ये सिचुएशन आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके संग हो, ठीक है? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जितने भी एक्सपेंस होंगे आप ऐड करोगे, जितनी भी इनकम होगी उसको आप लेस करोगे। भैया ये आपको क्वेश्चन में पढ़ के पता चलेगा कि क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको इनकम दे रखी है, क्या इसमें आपको एक्सपेंस दे रखे हैं। एक और मुद्दा कर लेता हूँ, टैक्सेशन, फिर मेरा एक पॉइंट कवर हो जाएगा और शायद मैं 2-3 क्वेश्चन कर लूँ। भैया अगर आपने यहाँ पढ़ा हो तो क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओ आइटम्स, ओके। भैया ये पता है उस समय ये मत सोचना कि मैंने आगे पीछे क्यों लिखा है, क्योंकि उस समय मैं शायद लाइव लिख रहा था, शायद मेरे को जितना याद है, तो ये शायद मैंने उस समय लिखवा दिया होगा, अब यहाँ पर सुनना। भैया आप एक बात सोचो, कैसे बताऊँ मैं तुम लोगों को? चलो बता ही देता हूँ। चलो, ये 3 भी सा है ना आपका? अब मान लो क्वेश्चन ने आपको बोला था कि हमने जो टैक्स पे करा वो 2 लाख रुपए था। कितना था टैक्स? 2 लाख रुपए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ऐसे टैक्स लिखना है, 2 लाख रुपए आपको ऐड कर देने हैं। तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। एक बात बताओ, मैंने आपको रेशियो के टाइम पे बताया था, जैसे ही आपका नेट प्रॉफिट आता है सबसे पहले कौन भिखारी आते हैं पैसे माँगने? इंटरेस्ट यानी कि डिबेंचर होल्डर आते हैं, उनको मारो गोली यार। उसके बाद कौन भिखारी आते हैं? टैक्स अथॉरिटी, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट टैक्स अथॉरिटीज़ वाले आते हैं। तो टैक्स अथॉरिटी वाले आगे हाथ जोड़ते हैं कि भैया पैसा दे दो तो मैं उनको टैक्स देता हूँ। एक बात बताओ, मान लो मेरा 1 करोड़ का क्या हुआ था नेट प्रॉफिट आया था। मैंने उनको हटाओ, मेरी इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं था मेरा कोई भी। मान लो टैक्स वालों ने बोला कि आपका 30% टैक्स रेट है, तो मैं उनको कितने दे दूँगा 1 करोड़ में? 30 लाख रुपए। अब बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा होगा? 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए। मीन्स आप ये कहना चाहते हो कि ये मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 लाख रुपए है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था कितना था, तो कैसे करोगे? भैया 70 लाख में आप 30 लाख रुपए ऐड करोगे तभी तो बिफोर टैक्स आएगा ना। ये क्लैरिटी है या नहीं तुम्हारे दिमाग में? मैं बच्चों की तरह इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप स्किप कर रहे हो। भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा 70 लाख है, मैंने टैक्स अथॉरिटी से पैसा लेकर वापस जोड़ दिया, तो मुझे जोड़ूंगा तभी तो मेरा क्या आएगा? बिफोर टैक्स आएगा। ये क्लियर है आपको? बट यहाँ पर ना आपको ये चीज ध्यान देने की, ये क्वेश्चन इतने आसानी से नहीं देने वाला तुम लोगों को। पता नहीं बट आपने क्या शायद 11th में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाया था? बनाया था कभी भी? मेरे ख्याल से तो बनाया होगा, नहीं बनाया तो आप सीख जाओगे आज, बट ये आपको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। अब एक और बात सुनना, भैया एक और बात बताऊँ आपको, सारे के सारे प्रोविजन बनते कहाँ से? कहाँ से बनते हैं सारे प्रोविजन? सोच के बताओ। मतलब बेसिकली मोस्टली प्रोविजन कहाँ से बनते हैं? भैया प्रोविजन भी 2 तरीके के हो सकते हैं, रेवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर के। मान लो रेवेन्यू नेचर के हैं, तो कहाँ से बनाते हो आप लोग? सोचो, ट्राई तो करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। गधों, चलो तुमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं बनाया, सच बताना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनवाया मैंने तुम लोगों से? कितनी बार बनाया और कहाँ से बनाते हो तुम लोग वो? कहाँ शो करते हो उसको? उसका बैलेंस भैया एसओ उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हो। प्लीज फॉर श्योर आप खोल के देख लेना, मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है, उसी पे देख लेना भैया, मैं कहाँ दिखाता हूँ उसमें ही दिखाता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम शो करते हैं। तो भैया एक बात बताओ, प्रोविजन मैं आपसे एक लाइन में बोलता हूँ, अगर आपने नहीं भी सीखा तो, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है। अब एक बात सोचो कि मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख का बनाया हुआ था ऑलरेडी, 3 लाख का बनाया था। कितने का बनाया था? 3 लाख का। तो भैया मैं एक बात बोलूँ, यहाँ पर फिर मैं 2 लाख ऐड नहीं करूँगा, कितने ऐड करूँगा मैं? 3 लाख ऐड करूँगा। क्योंकि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने कितने माइनस करे होंगे? सिर्फ 3 लाख ही। भैया एक बात बोलूं, आप एक बात मानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीज चार्ज हुई है और जो चीज एक्चुअली में पे या फिर रिसीव हुई है वो डिफरेंस हो सकता है। प्रूफ मी। अगर आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हो तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। मुझे आगे बढ़ने का कोई शौक नहीं है, मैं आज इसी पर रुक जाऊंगा, मैं इसी के 4-5 क्वेश्चन करा के आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि अगली क्लास या उससे अगली क्लास में तो खत्म हो ही जाना है। मैं आपसे क्वेश्चन बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपसे कह रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो फिगर आई है वो एक्चुअल रियलाइजेशन से या तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। क्या कहना चाहता हूं मैं, आप मुझे बताओ, सोच के बताना। मतलब क्वेश्चन क्लियर है, पहले ये बताओ। पक्का कोई बताना चाहता है? जी कि नहीं? हाँ, कोई और क्लियर एग्जांपल दो मुझे जिसमें मुझे भी मजा आ जाए। जैसे देखो एक बात बोलूं, मान लो आपकी ना इस साल की इंटरेस्ट इनकम 2 लाख रुपए थी। कितनी? 2 लाख रुपए। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख ही डालोगे। अब सोचो कि आपको रिसीव 1 लाख हुआ है, तब भी आपको कितना डालना होता है? 2 लाख। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये आप 2 ही डालते हो ना? चलो भैया नहीं समझ आया, आपकी बात नहीं समझ आती है। मैं भैया रेंट मेरा 2 लो में रेंट मेरा 2000 रुपए महीना था। कितना? 2000 रुपए महीना था। पूरे साल का कितना हुआ? 24,000 रुपए। भैया लेट्स से कंपनी, मैंने आपको मुंह से बताया क्वेश्चन के द्वारा कि भैया फरवरी और मार्च का रेंट मैंने पे नहीं करा। क्या? फरवरी और मार्च का रेंट मैंने पे नहीं करा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना रेंट शो करूंगा? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है। पूरा का पूरा 24,000। पक्की बात है?
भले ही मैं 20,000 रुपए तो अलग से शो कर दूंगा रेंट, और 4,000 रुपए कहां से शो करूंगा? आउटस्टैंडिंग रेंट के हिसाब से। और ये 4,000 रुपए और कहां जाएंगे बताना? बैलेंस शीट में। इतना आपको पता चल गया ना? मैं यही बात कर रहा था, वो डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान से सोचो, जैसे कन्हैया बताने की कोशिश कर रहे थे ना डाउटफुल डेट में, वो सही था, अब उसको मैं इसमें बताता हूँ। भैया सिंपल है क्या, देखो, मैंने यहाँ पर प्रोविज़न बना लिया 3 लाख का। प्रोविज़न मैंने बना के रख लिया कि मेरे को टैक्स 3 लाख रुपए पे अच्छा प्रोविज़न मीन्स भैया फ्यूचर अनसर्टेन लायबिलिटी। इतना अपने को पता है कि ये लायबिलिटी जनरेट होगी, बट कितनी होगी, कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होगी, नहीं पता अपने को। बस इतना पता है ये खर्चा होना होना है, बट अपने को ये नहीं पता कि कितना होना है। अगर पूरा एग्जैक्टली पता चल जाता तो मैं लायबिलिटी ही बुक करता एज पर प्रूडेंस, बट अभी नहीं पता तो प्रोविजन बना रहा हूँ। सिंपल। तो मैंने क्या बोला कि 3 लाख रुपए की हो सकती है। हो सकता है ना वो 2 लाख रुपए की हो बाद में, बट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितने से कम करा है? 3 लाख से। भैया एक बात बताऊं, जब प्रोविजन बनाता हूँ ना तो 3 लाख से यहाँ कम करा होगा मैंने एक्सपेंस दिखाकर। तो भैया मैं ऐड भी कितना करूंगा? 3 लाख। सिंपल मेरी बात ये कहने का मतलब एक लाइन में बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने का प्रोविजन बनाया है या फिर जितने से हिट कराया है, वो यहाँ पर आप जोड़ देना। भैया जितने से हिट कराया है, जितने से प्रोविजन बनाया है, इसका क्या मतलब है? हिट कराने का मतलब कि अगर मान लो 2 लाख रुपए पे करे हैं और तो और कोई प्रोविजन नहीं बनाया था, तो मतलब 2 लाख यहाँ शो करा होगा। बट अगर प्रोविजन 3 लाख का बनाया तो आपको 3 लाख शो करना है। भैया वाइस वर्सा हो सकता है क्या? पे 3 लाख कर दिया और प्रोविजन 2 लाख का बनाया था। हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत की नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि प्रोविजन ज्यादा ही होता है हमेशा। भैया क्या हुआ यहाँ पर कि 2 लाख का प्रोविजन बनाया था और 3 लाख आपने पे करे, तो आपको ऐड कितना करना पड़ेगा बेटा? कितना? 2 लाख रुपए का दो। 2 लाख रुपए जितने का प्रोविजन बनाया वो पूरा का पूरा आपको ऐड करना है। अच्छा कन्हैया 2 लाख 1 लाख कह रहे हो, सुनो कन्हैया एक बात बताओ, पीएनएल में आपने शो कितना करा होगा? तो 2 लाख ही करोगे ना भैया आप। ऐड भी तो उतना ही करोगे, क्योंकि आपने 2 लाख से अपना प्रॉफिट क्या कर रखा था? कम। आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ ना, भैया टैक्स को यहाँ पर मैं प्योर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स के लिए तो भैया मैं यही देखूंगा कि मैंने पीएनएल में कितना टैक्स चार्ज करा था। एक्चुअल में जो पे करा था वो मैं देख लूंगा बाद में, बट पीएनएल में कितना चार्ज करा था तभी तो मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंचूंगा ना। आप ध्यान से सोचो भैया, आप ना अभी एक काम करो, अगर आपके पास बुक है तो जाओ पन्ना पलटो और सबसे पहले वाले चैप्टर पे जाओ, देखो वहां पर एसओपीएल का क्या फॉर्मेट बना रखा है। टैक्स भी बना रखा है और प्रोविजन भी लिखा होगा बगल में। चलो टैक्स ही लिखा हुआ है, भैया वो टैक्स पेड वाला है एक्चुअल कैश में, ऐसा कहीं नहीं लिखा। वो भी हो सकता है कि जो आपने प्रोविजन बनाया हुआ है। प्रोविज़न वाला है तो प्रोविज़न वाला ही करेंगे, सिंपल कहानी मेरी ये है। भैया दोबारा से ट्राई करता हूँ एक लाइन में। क्वेश्चन में मुझे अगर एग्ज़ामिनर कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ बोल रहा है कि मैंने टैक्स 2 लाख पे करा, तो मैं 2 लाख ही यहाँ पर प्लस करूँगा। कितना प्लस करूँगा? 2 लाख। बट एग्ज़ामिनर मुझे ये कह रहा है कि मैंने 3 लाख का प्रोविज़न बनाया था। कितने का? 3 लाख का इस साल, तो मैं 3 लाख ऐड करूँगा। भैया क्वेश्चन में सिर्फ दोनों सिचुएशन कह रहा है तो क्या करूँगा? 3 लाख। क्योंकि प्रोविज़न कितना बनाया वो मैटर करता है। भैया आप तो हमें पढ़ा ही नहीं पाओगे, ये पक्की चीज़ है। मैंने कहा मैं इतने केस कराऊँगा ना तुम लोग रटो छोड़ो, तुम्हारी सात पुश्तें नहीं भूलेगी, पक्की बात है। चलो अब मेरे पास केसेज़ आ गए बहुत सारे, अब देखो ना यहाँ पर। टैक्सेशन के पूरे केसेज़ हैं मेरे पास क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, एक वर्ड लिखा होगा मैंने यहाँ कहीं, नहीं लिखा का? भैया एक बात बताऊँ? प्लीज़ एक चीज़ बता दूँ पहले? चलो भैया बता लो, आप भी क्यों पीछे रहोगे? जी। देखो, अभी ना मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ कहीं। ये ऐसे इधर ये देखो मैं मासूमों की तरह यहीं पड़ा हुआ हूँ कहीं। ठीक है? इसी पे इतनी मेहनत चल रही है, अभी आगे भी मेहनत करनी है। अब एक बात सोचो, मैं ना आपसे प्लीज़ एक बात बोलता हूँ, अगर ना समझ आए तो रट के रखना कि भैया ने ऐसा कुछ बोला था। यहाँ पर मैं एक टैक्स ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं एक टैक्स माइनस करूँगा। कहाँ पर? कहाँ गया बाबू? ये, यहाँ पर मैं एक टैक्स माइनस करूँगा। मैं आपसे एक और चीज़ कहता हूँ रटने के लिए, मैं सीएफओए में ही एक बार टैक्स को ऐड करूँगा और एक बार टैक्स को माइनस करूँगा। एक और चीज़ बता रहा हूँ प्लीज़ सुनें। भैया एक-एक करके कितनी चीज़ बताओगे? ये इससे लास्ट है, लास्ट पक्का। भैया सीएफओ में ही मैं एक चीज़ ऐड करूँगा और एक चीज़ माइनस करूँगा। भैया ठीक है, ये तो कुछ याद हो गया होगा ना? एक चीज़ ऐड कर क्या है? एक चीज़ क्या है गधो? टैक्स। टैक्स ही ऐड करूँगा, टैक्स ही माइनस करूँगा। ये वो टैक्स होगा जिसका इफ़ेक्ट कहाँ आया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कौन-सा टैक्स होगा? जो कैश में मैंने पे करा होगा। इतना याद रह सकता है? अगर आप मेरे को वादा करते हो इतना याद रह सकता है, तो मैं अभी आपको सिखाकर इसके 2-3 क्वेश्चन करा के बंद कर दूँगा इस सेशन को। पक्की बात, क्योंकि मुझे लगा था कम टाइम लगेगा, बट मैं भूल गया था कि मैं किनको पढ़ाता हूँ। मैं थोड़ा ना तुम लोगों को मैंने थोड़ा इंटेलिजेंट समझ लिया था। ये कोई बात नहीं, ऐसी गलती होती है मेरे से भी। चलिए, अब ये 2 चीज़ें याद रहने वाली है, बताना क्या? कि भैया मैं टैक्स को ऐड भी करूँगा, लेस भी करूँगा। ऐड सबसे ऊपर करूँगा, लेस कहाँ करूँगा? सबसे नीचे करूँगा। ऐड कौन-सा वाला करूँगा? पीएनएल वाला। मतलब क्या पीएनएल वाला, ये तुम्हें भी नहीं पता, तुम रट्टा मार के बैठे हो। और माइनस क्या करूँगा मैं? कैश वाला। बस ठीक है, बस इतना बहुत है मेरे लिए। मैं कराऊँगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? ओके, भैया आप ध्यान से सुनना, ये एनपी निकालना सीख लिया तुम लोगों ने? सीख लिया आप लोगों ने? भैया बिफोर ईओ सीख लिया है आपने? मतलब मैं कर सकता हूँ ना यूज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ईओ भी सीख लिया आप लोगों ने?
पर यहाँ पर एक और चीज आती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब टैक्स का देखते हैं। अब सुनो, मान लो ये आपका कुछ भी निकला था, XYZ 2 लाख रुपए निकल चुका था। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या मनसा आ रही है मन में? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है कि ये एक्चुअल कैश पे करा गया है या पीएनएल वाला है? ये कैश वाला है। अबे गधो, जब बोल दिया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर गधो, तो फिर इसका मतलब तो ये पे वाला है ना, क्योंकि उसमें ये बोलता कि प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर या फिर टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स चार्ज और पेड में फर्क है। चार्ज में और पेड में फर्क है। गधो, अभी तुम लोगों ने रेंट 24,000 रुपए चार्ज करा था, खाओ मेरी कसम, सच में आपने करा था नहीं करा था। पर पेड कितना था? सिर्फ 20,000 रुपए। आप खुद सोचो ना इस चीज को, ये मैं 11 से ही उठा रहा हूँ। आपने रेंट, अमित कितना रेंट पे चार्ज करा था? पीएनएल में 24 करा था फॉर श्योर ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना कि मेरे प्रेशर में कह रहे हो तुम लोग। पे कितना करा था? तो भैया डिफरेंस है ना। तो भैया पे तो आपका जो कितना है, इसमें सीधा आपको बोल दिया कि मैंने टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है, तो आपको क्या करना है, इसमें एड बैक कर देना है। एट लास्ट ऑफ ए सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। मींस से अगर मान लो एग्जामिनर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पर कुछ बोल दिया, लेट्स से 10,000 का अमाउंट ले लो, तो आपको क्या कर देना है बच्चों, नेट प्रॉफिट में यहाँ पर पहले ऐड कर देना है, और ये क्या लिखा हुआ है, एट लास्ट ऑफ एओ सब्ट्रैक्ट कर देना है। कुछ बताया था ना अभी लास्ट में कर देना, तो बस कर देना अभी अभी, ठीक है। सुनो ना, अब आती है मेन चीजें। भैया अब क्या बनना शुरू हो गया यहाँ पर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये अकाउंट आपको याद रखना है, क्योंकि पूछे ना एग्जामिनर, ऐसा हो नहीं सकता। भैया आप यहाँ पर ध्यान से सुनो, 2020 और 21 का आपने यहाँ पर वो बनाया। 2020 1 लाख रुपए, 2021 आपका 1,20, यानी कि प्रोविजन बना रखा है आपने। क्या बना रखा बच्चों? प्रोविजन। अब प्लीज यहाँ आपका पूरा फोकस होना चाहिए मेरे इस अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर देखो, ये बैलेंस ऐसे ही ट्रांसफर होता है। ये आपका कौन सा है, बिगिनिंग वाला। तो ये 1 लाख यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना रहा हूँ, ये 1 लाख आ गया, प्लीज सुनना ध्यान से। और ये 1,20 कहां से आ गया बच्चों? ये वाला क्लोजिंग बैलेंस। ये तो आपको सबको समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन ने आपको कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन ने आपको कुछ नहीं बताया, तो सबके मन में चल रहा होगा कि ठीक है भैया 1,20 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये इस साल ही तो बनाया होगा। भैया सेम चीजें मैं आपको पहले ही बता के आ चुका हूं, बट अब यहाँ मैं प्रूफ करा रहा हूँ। यही मैं लॉजिक बताने के लिए रुका हुआ था, सुन लो। ये सुनो, ये 1 और 1,20 कैसे आया, सबको क्लियर है प्लीज, यस और नो? ये 1 और 1,20 कैसे आया? ये वाला जो मैंने सर्कल वाला है ये क्लियर है ना? ये ओपनिंग बैलेंस है, और ये वाला कौन सा है? मतलब मैं ये कह दूं ये 2020 का बैलेंस है और ये 2000, पक्की बात? कोई इसमें डाउट तो नहीं? अब यहाँ पर ध्यान से सुनना भैया, अगर यहाँ पर कोई भी आपको कोई चीज नहीं दे रखी, मीन्स अब एग्जामिनर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी आपको, तो आप क्या मान लोगे कि भैया ये जो क्लोजिंग वाला है, यही इस साल बनाया गया था। आप क्या मान लोगे कि क्लोजिंग वाला इस साल प्रोविजन बनाया गया था, क्रिएट करा गया था, और जो पिछले साल प्रोविजन बनाया गया था वो एक्चुअली में पे कर दिया। क्या समझ ही नहीं आई बात? आप क्या सोचोगे जब भी आपको सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दे दे? अब 2 लाइन में बता दूंगा और क्लियर है, इजी भी लगेगा, आप खुद घर जाके बोलोगे कि भैया ने इतनी मेहनत करी, हमें पता था। भैया क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों बैलेंस दे रखे हैं, तो ओपनिंग आप क्रेडिट साइड, क्लोजिंग आप डेबिट साइड डाल दोगे। अगर आप एग्जामिनर आपको कुछ नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आप क्या मान लोगे कि जो करंट ईयर का एंड बैलेंस है, वही आपने क्रिएट करा था। यानी कि भैया अभी मैं बोल रहा था ना कि एक बीसी आपने 2021 में क्रिएट करा है, तो इसको क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। कहां ऐड करोगे? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, क्योंकि यही प्रोविजन बनाया है आपने। मींस मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, वही आप मान लोगे कि आपने प्रोविजन बनाया है, और प्रोविजन कहां से बनता है? पीएनएल से। तो पीएनएल में आप ऐड कर दोगे। देखो लिखा भी हुआ है मैंने, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अब यहां ध्यान से सोचो, एक असम्पशन आप ये और मारोगे कि भैया ये जो 1 लाख रुपए पिछले साल का प्रोविजन था, ये इस साल क्या हो चुका होगा, पे हो चुका होगा। भैया नहीं समझ आई? आ जाओ एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। वैसे कुछ कुछ को तो आ गई होगी, सारे गधे हैं मेरे पास, सारे गधे हैं भैया। चलो अब यहां पर देखो, मान लीजिए ये 1 लाख और ये 1,20,000। अरे सेम ही क्यों ले रहा हूं मैं, थोड़ा अलग कर लेते हैं। चलो 2 लाख और ये 3,20,000। अब सुनो अकाउंट कैसे बनाओगे भैया, ये बीडी यहां पर कितना आएगा, 2 लाख। सीडी कितना आएगा भैया, 3,20। भैया मेरी पहली अजम्पशन चलेगी कि ये जो सीडी है ना, यही इस साल मैंने क्या बनाया होगा, प्रोविजन। और प्रोविजन कहां से बनता है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पीएनएल अकाउंट लिखकर मेरे को क्या लिख देना है, 3,20। भैया अगर आप देखोगे तो इधर बैलेंसिंग फिगर भी कितना बचेगा, सिर्फ 2 लाख ही बचेगा। बट आप ये भी कह सकते हो कि जो पिछले साल का प्रोविजन था, वो मैंने क्या कर दिया होगा, पे कर दिया होगा टैक्स वालों को। जो पिछले साल प्रोविजन बनाया था वो इस साल पे कर दिया मैंने, और जो इस साल का प्रोविजन था वो भैया मैंने चार्ज कर दिया पीएनएल में। खत्म कहानी। यही बस सिंपल एजम्पशन आपको मान के चलनी है। भैया ये चीज तो समझ आ गई, अब ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले को क्या करना है आपको, शुरू में नेट प्रॉफिट में ऐड करना है, और इस 2 लाख को क्या करना है आपको, लास्ट में, कहां पर, लास्ट क्या करना है, लेस करना है। ठीक है भैया, अभी और बातें क्लियर होगी।
भैया सेम ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये वाला 1,00,000 और 1,20,000। तो भैया 1,00,000 और 1,20,000 पहले देखो मैंने लिखा हुआ है या नहीं, 1,00,000 और 1,20,000 लिख दिया। क्वेश्चन ने आपको बोला टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या टैक्स पेड, ये बैंक वाला है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला है? बैंक वाला, क्योंकि पेड है ना, तो भैया पेड हमेशा कहाँ पर आता है? ये देखो यहीं, अच्छा ऊपर वाले में कहाँ आया था? टू बैंक ना, तो भैया देखो यहाँ टू बैंक आपने कितना लिख दिया? 90,000। तो भैया अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसका टोटल कितना हो रहा है? 2,00,000। इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, 2,90, 2,10, तो 2,10 में से जैसे ही आप 1,00,000 माइनस करोगे तो 1,10,000 का आपका क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। और इस बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलोगे आप कि भैया ये इस साल आपने प्रोविजन बनाया है। तो ये तो ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में दे ही नहीं रखा था ना ये। ऊपर वाले में आपको ये लाइन नहीं दे रखी थी, ये लाइन मैंने इस बार ऐड करी है इसमें। पक्की बात है? अगला समझो तब आपको और क्लैरिटी आएगी। कसम, टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। अब चार्ज का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने कितने से चार्ज करा? 1,00,000 से। अब एक बात देखो, 1,00,000 यहाँ और 1,20,000 कहाँ से आया? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। ये 1,00,000 रुपए यहाँ कहाँ से लिख दिया मैंने भैया? भैया यही चार्ज करा था आपने। चार्ज का मतलब पीएनएल में चार्ज करा था। तो इसको ऐड करोगे 2,00,000 और इसको ऐड करा तो 1,20,000, तो कितने का बैलेंस फिगर आ रहा है? 80 का। तो ये किससे होता है? टू बैंक से आपका सेट ऑफ होगा। बस इतनी बात अच्छे से याद रखना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर क्लियर हो गया तो भैया मेरे ख्याल से मेरा काम तो हो चुका है पहले वाले का। बट अभी मैं आपको वो सारे एग्जांपल भी नोट करने का मौका दे रहा हूँ। बट उससे पहले एक काम करो, जरा एक एग्जांपल आप मुझे करके दिखाओ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। 2021 2022, 2,00,000, 3,00,000, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, 90,000। ये आपको पहला वाला है। और दूसरे में मैं लिख रहा हूँ टैक्स चार्ज 2,00,000 रुपए। तो भैया अब एक बात बताएंगे आपको, सीएफओ में प्लस कितना करना है, माइनस कितना करना है? दोनों के अलग-अलग आंसर होंगे। मीन्स इसके भी 2 आंसर होंगे, इसके भी 2 आंसर होंगे। तो आप प्लस यानी कि शुरू में प्लस कितना करोगे और लास्ट में कितना माइनस करोगे वो आपको बताना है। आपको पता है कि प्लस पीएनएल वाला होता है, माइनस हमेशा बैंक वाला होता है। तो आप बताएँगे जल्दी से और फिर हम अपना आज का टॉपिक खत्म कर देंगे। आज क्वेश्चन्स नहीं हुए कोई बात नहीं। रिवाइज़ कर लेना, कल क्वेश्चन्स हो जाएँगे, कोई टेंशन की बात नहीं। कल सीएफओ को पूरा का पूरा खत्म कर दूँगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आप जो देखोगे शायद उस वीडियो में मैंने डेढ़ या 2 घंटे में ही पूरा खत्म कर दिया था। बट कोई बात नहीं, हम टाइम लगाएँगे, वो फास्ट ट्रैक था, ये रेगुलर बैच है। सिर्फ नोट्स लिखने का मतलब ये नहीं हो जाता कि हम इसको पूरा का पूरा स्किप करें। कम ऑन जल्दी से शुरू हो जाइए। 2 आंसर होने चाहिए, फर्स्ट के 2, सेकंड के 2। भैया अकाउंट बना के करना, गलती कर दोगे वरना, मुझे जो लगता है। हाँ जी, क्या बैलेंस आया बताओ? बताओ इसका क्या बता रहे हो आप लोग मेजरली? प्लस माइनस, हाँ जी, पहले वाले का बताओ, प्लस कितना करना है? माइनस कितना करना है? 90? तो इस वाले में माइनस कितना करना है? अब वो सबका सेम है ना? चलो जरा देख लें, जल्दी-जल्दी बनाता हूँ मैं, ठीक है? पीडी, सीडी, भैया रटना मत प्लीज़ ना, मैं रटाने पे कभी बिलीव नहीं रखता। एक बार को मैथ्स में मैं कई बार फिर भी कोई क्वेश्चन कह देता हूँ कि रट लेना, पर अकाउंट्स में कुछ नहीं रटा जा सकता। पीडी, सीडी 2,00,000 3,00,000, भैया मैथ्स पूरी नहीं है, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, बेटा ये 90,000 है तो ये कहाँ पर आएगा? बैंक के नाम से। ये आ गया आपका 90,000। पक्की बात है? भैया ये तो मैंने यहीं से चेक कर लिया था वैसे, तो वेरी गुड। ये अगर आप बता रहे हो तो 90,000, और ये मैंने यहीं से चेक कर लिया था, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है, आप कॉपी कर सकते हैं। भैया देखो टैक्स पेड का मतलब माइनस होगा डायरेक्टली। भैया तो आपको उसमें कौन सा बैलेंस निकालना है कि चार्ज कितना करा था? भैया मैं अगेन बता दूं, पेड और चार्ज में फर्क हो सकता है। अभी मैंने रेंट वाला एग्जांपल दिया, आप हमेशा याद रखना।
प्लीज, पता है मैं इसको इतना इंटरलिंक करके इसलिए बताता हूँ, शायद इसीलिए टाइम भी लग जाता है, बट मेरा ना सिर्फ एक ही मतलब रहता है, सिर्फ एक मेरा पर्पस है। एक भी आए, दो भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे बैठे हैं, दो बच्चे बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी बैठा है ना, मैं खुद को भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे खुद को भी सेटिस्फेक्शन तो होनी चाहिए ना कि एटलीस्ट मैंने पढ़ाया, वरना तो ये 1 घंटे पे खत्म हो सकता है सीएफएस वन शॉट के नाम पर ना। बट वो ठीक है, वो वन शॉट कोई भी खत्म कर रहा है, मैं उसको किसी को टारगेट नहीं कर रहा। बट सिंपल मेरा जो लॉजिक रहता है कि आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब भैया यहाँ पर 2 3 करा, ये 90, 3 90 कितना आ गया यहाँ पर भैया? मर जाओगे तुम लोग मेरे हाथ से, यहाँ पर गलत लिखा है तुम लोगों ने बैलेंस। क्लोजिंग में मैंने कितना लिखा है? 3 लाख 190, यहाँ तो भैया क्लोजिंग में गलत लिखे हो तुम लोग। तो 190 आएगा ये, ठीक। 1 मिनट, 1 मिनट, तुम मर जाओगे मेरे हाथ से। हाँ, 190 ये प्लस वाली साइड आएगा बेटा, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये 90 तो ये तो पर क्लियर है कि ये सही लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, तभी अच्छा हुआ मैंने एरो पे सही लिखा है। एरो वाले जो हैं वो सही हैं, यहाँ गलत लिख दिया था हम लोगों ने, 190 आ रहा है, ठीक है? मीन्स चार्ज कितना करा? 190 और पे कितना करा है? 90,000। चलिए दूसरा वाला देखें, 2 मिनट बस। ठीक है, यहाँ पर कितना है भैया? 2 लाख, यहाँ पर कितना है? 3 लाख। ये गलत हुआ ना, मर जाओगे तुम लोग। टैक्स चार्ज, तो भैया चार्ज वाला तो इधर ही आता है, ये सही किया था तुमने, ठीक है? तो चार्ज वाला तो सिंपल समझ जाओ कि सीधा प्लस होना है, और जो पेड वाला है वो सीधा माइनस होना है, बट प्लस सबसे ऊपर वाले में होना है। जब आप क्या निकालोगे, ये जो पहली स्टेज निकाली है ना मैंने, कहा गया? ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये वाली। भैया कल क्या करेंगे ना अपन, आज मैं सेशन को एंड करता हूँ। भैया वो उतरवाना है, मैं उतार देता हूँ, मैं आपको भी शो करके छोड़ दूंगा स्लाइड, आप उतार लेना उसमें। भैया पर आप पहली चीज याद रखना, कल क्या करेंगे, पहले इसको रिवाइज करेंगे, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? पहले रिवाइज ही कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। आपने सारी चीजें मेरे ख्याल से मेरे साथ उतार ली है, एक ये पेंडिंग रह गया है। भैया आप लोगों को मैं उतरवा दूंगा, आप लोगों को जिनको उतारना है प्लीज इसको पॉज करो और इसको उतार लो, उतार लेना, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें ऑपरेटिंग समझा चुका हूँ, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में समझाऊंगा। आपको ये मैंने दिखा दिया, आप उतार लेना, ठीक है? आप लोगों को मैं अभी दिखा रहा हूँ, जो यहाँ फेस टू फेस में बैठे हैं। आ जाइए, दूसरा क्या दिखाना था मुझे? ये वाली, हाँ। ओ माय गॉड, भैया ये दिखाना था मेरे को ना, ये वाला ये तो मेरा था ना। ये हो जाता है जब हम ऐसे पढ़ाते हैं ना स्लाइड से, ठीक है? चलिए, ये एक ये पहली चीज थी, यहाँ से उतारनी थी आपको। फिर इसके बाद यहाँ से उतारना था आपको ये पूरा। फिर ये केस 1 उतारना था आपको, ए, और फिर ये बी, ठीक है? मेरे ख्याल से आप लोग इसमें से पॉज़ कर करके उतार लोगे। भैया आप लोग उतार लीजिए, आप पहले आप, ठीक है? अब आप लोग उतारिए, आप लोगों को मैं बाय-बाय करता हूँ। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टिल देन प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना अच्छे से, ठीक है?